our great Anna said once, with this I want to conclude, sir, in Tamil, ஆட்டுக்கு தாடி எதற்கு, நாட்டுக்கு கவர்னர் எதற்கு, which means there is no necessity for a goat to have a beard. Likewise, there is no necessity for a state to have a governor. I think that will come true in the days to come. Thank you, sir. Thank you. Dr. Susmit Patra ji. माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ये अवसर दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना वक्तव्य रखने के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की ओर से, बीजू जनता दल की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हम लोग इस वोट ऑफ थैंक्स को समर्थन करते हैं, इस धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हैं। मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए आज मैं बड़ी भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि समानता की जो विषय है, समानता का जो सोच है, जो आदर्श है, जो फेडरलिज्म की स्ट्रक्चर है, जो संघीय व्यवस्था का चर्चा हम करते हैं, वो संघीय व्यवस्था का चर्चा जो है कहीं ना कहीं आज घटता हुआ दिख रहा है। ये मैं क्यों कहता हूं? उसको शुरू करने से पहले माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैराग्राफ नंबर 14 पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वक्तव्य उन्होंने उसमें जाहिर किया था, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा है, माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, समानता, सारे राज्य एक समान, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, किसको ज्यादा प्यार नहीं, किसी को कम प्यार नहीं, सबको इक्वालिटी। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच का जो वर्णन राष्ट्रपति जी ने किया है, अति सुंदर है। बट क्या यह वास्तविकता में हो रहा है? आज वास्तविकता में नहीं हो रहा है। यह वास्तविकता में क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 2019 में, 2020 में, 2021 में 3 चिट्ठियां लिखते हैं वो केंद्र सरकार को और मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख परिवार, 6 लाख घर, जो कि ज्यादातर आदिवासी भाई बहनों का है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सम्मिलित किया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र सरकार का एक आवास पोर्टल है मान्यवर, उस आवास पोर्टल को खोलना पड़ेगा। 3 साल से यह आवास पोर्टल खुल नहीं रहा है, यह खिड़की बंद है और यह खिड़की जो है खुलने का नाम नहीं ले रहा। मगर यह खिड़की किसके लिए खुलता है? यह खिड़की खुलती है उन राज्यों के लिए जिनको कि केंद्र सरकार शायद ज्यादा प्यार करते हैं। इस साल जनवरी 2022 में जब जनवरी 13 तारीख को यह खिड़की खुली, खिड़की किसके लिए खुली? ओडिशा राज्य जो 3 साल से मांग कर रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी 3 साल से मांग कर रहे हैं, उनके लिए नहीं खुला। खुला किसके लिए? कर्नाटक के लिए। अच्छी बात है, कर्नाटक के लोगों के लिए, उनके 25 लाख परिवारों के लिए यह खिड़की खुली, अच्छी बात है। मगर ओडिशा के 6 लाख आदिवासी भाई बहनों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से 3 साल से उनके लिए खिड़की नहीं खुल रही है? यह वास्तविकता समझ में नहीं आ रहा। मान्यवर, पैराग्राफ 19 में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है 1 करोड़ 17 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर जो है वो सम्मिलित किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं। अगर 1 करोड़ 17 लाख घरों को आप सम्मिलित कर सके तो 3 साल से 6 लाख आदिवासी भाई बहनों का घर क्यों सम्मिलित नहीं कर पा रहे? क्या दुविधा है? क्या गलत किया है उन्होंने? अगर 25 लाख कर्नाटक के घर जुड़ सकते हैं जनवरी में, तो आज ये 6 लाख घर क्यों नहीं जुड़ पा रहे? मान्यवर, पैराग्राफ 5 क्यों मैं आता हूं, ये तो एक विषय है और यह मांग भी हमने 0 आवर में रखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो आवास पोर्टल खोला जाए ताकि 6 लाख परिवार जो है, जो आदिवासी परिवार है उड़ीसा के, वो इससे बेनिफिटेड हो सके। मैं आशा करता हूं कि अगर सरकार सुन रही है तो सरकार इस पे गौर करे। पैराग्राफ 5 में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पैराग्राफ 5 में कहा क्या गया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में आज सबका साथ नहीं सोचा जा रहा, कुछ राज्यों का साथ सोचा जा रहा है। सबका विकास नहीं सोचा जा रहा,
कर्नाटक का विकास सोचिए, अच्छी बात है, उड़ीसा का भी विकास सोच लीजिए, कुछ गलत नहीं है। सबका विश्वास भी लीजिए। कुछ राज्यों का विश्वास क्यों ले रहे हैं? हमारा भी विश्वास लीजिए साथ में। और सबका प्रयास, आज सारे राज्य प्रयास कर रहे हैं, सारे राज्य आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप कहीं होता है तो उड़ीसा में आज होता है। जीएसटी में सबसे ज्यादा कोई देता है तो उड़ीसा देता है। 20,000 करोड़ अगर रेलवे में कोई देता है, उड़ीसा देता है। खनिज अगर आज देश को कोई देता है, उड़ीसा देता है। मगर जब तक आता है उड़ीसा की बात, आप नकार क्यों देते हैं? उड़ीसा को आपको चाहिए जीएसटी के लिए, माइंस मिनरल्स के लिए, बट उड़ीसा को जो हक है वो क्यों नहीं मिल रहा? उसके ऊपर मैं एक बिंदु बोलना चाहूंगा। पैराग्राफ 22 पे जो लिखा गया है, मैं उस पर अब आना चाहता हूं। पैराग्राफ 22 में कहा गया, माननीय, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी। जो किसान हैं उनको सशक्त किया गया है, अच्छी बात है। और सरकार ने रिकॉर्ड प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट किया टू मैच रिकॉर्ड प्रोडक्शन, ये भी अच्छी बात है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ देश में, किसानों ने किया, और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने किया, अच्छी बात है। 900 लाख मैट्रिक टन आपने प्रोक्योरमेंट किया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को आपने फायदा दिया, ये अच्छी बात है। तो मान्यवर, अगर 900 मैट्रिक टन अगर आप ले रहे हैं, 900 लाख मैट्रिक टन अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उड़ीसा का 22 लाख मैट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस आप क्यों प्रोक्योरमेंट करने से मना कर रहे हैं? 900 लाख मैट्रिक टन आप ले सकते हैं, मगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी दायित्व है, केंद्र सरकार जिसका दायित्व है, ये राज्य सरकार का दायित्व नहीं है। फूड प्रोक्योरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली है कि केंद्र सरकार को फूड प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, राज्य सरकार सिर्फ मदद करती है। मगर केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खड़ी कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है कि हम फूड प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, आपका जो प्रोक्योरमेंट है पारबॉइल्ड राइस का, उसुना चावड़ा बोलते हैं उड़िया में हम उसको, वो उसुना चावड़ा को हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। 52 लाख मैट्रिक टन इस बार जो है प्रोक्योरमेंट की टारगेट है, 30 लाख हमारा कंजम्पशन है, 22 लाख मैट्रिक टन अभी चावल और प्रोक्योरमेंट होना बाकी है। पिछले साल इस वक्त तक 4 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हो चुका था, अभी केवल 12,000 मैट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुआ है। यह सोच क्यों? अगर सारे राज्य एक समान हैं, सारे विषय एक समान हैं, सारे लोग एक समान हैं, तो कर्नाटक की एक सोच, उड़ीसा के लिए एक सोच, 1 करोड़ किसानों के लिए एक सोच, उड़ीसा के किसानों के लिए अलग सोच, यह पातरंतर नीति क्यों है? मैं आखिर में एक ही चीज कहूंगा मान्यवर, मैं फिर वही बाबा साहेब की उस बात को दोहराऊंगा और फिर अपना वक्तव्य बंद करूंगा। माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर सच में विश्वास करते हैं हम, ये अभिभाषण के अगर एक सोच पर हम सच में विश्वास करते हैं, तो ये सोच हमको बताती है इक्वालिटी रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। फेडरलिज्म का शब्द मैं ढूंढ रहा था सर, मुझे फेडरलिज्म का शब्द कहीं दिखा नहीं, हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, मुझे दिखा नहीं है। फेडरलिज्म का शब्द ही नहीं है, संघीय व्यवस्था का कोई शब्द ही नहीं है। संघीय व्यवस्था की क्या आवश्यकता नहीं है? यह संघीय व्यवस्था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या आउट ऑफ डेट हो गया। इसलिए मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा, यह विषय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय, सिर्फ उड़ीसा का विषय नहीं है, यह संघीय व्यवस्था पे आने वाले दिनों पे एक सवाल या चिन्ह पैदा करेगा। मैं आशा करता हूं अगर सरकार सजाग है, सरकार सोच रही है, सुन रही है, तो इन मांगों पे काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर के केशव राव जी। Sir, I hope you will empathize with my discordant note, because I speak with the discordant note for the reasons, not without reason. One is, we are disappointed with the address which usually done. Nobody expected that you would do it after seeing them for the 7 years. Number two, what has been said could have seen in a global, in a Google or anywhere. There's nothing new. Yesterday I was hearing from Lok Sabha a leader saying that what we expect in a presidential address
is some kind of a strategic vision of the state, of the nation, of the party, of the ruling party. Because what has been done is done which has both plus and minus points. But what is to be done is something which you throw for open discussion. Sir, today I raise with, as I earlier said, with most very hard. Even my Patraji, while welcoming the address, said he was speaking with a heavy heart. So everyone today who is speaking in this, even if they are supporting this, they are speaking with a heavy heart because something is pinning them, paining them. Sir, to me today, our very polity, idea of India is under threat. Today you are talking about all this unity. He has quoted Ambedkar, but I'll quote Ambedkar in this context. Economically we are divided, as yesterday one leader said, but more basic, secular and cultural. This we are doing. It is eating into our very body politics. It is not only dividing the persons, but their minds, corrupting their minds. So much so tomorrow you will find two differently thinking people on the idea of India. This is not a new thing, but the way ever since the BJP had come into rule, I am not taking the name, the ruling party had come into it. This division of secular Indians and radical Hindu nationalists has sharpened. The conflict between these two identities form the core of polarization in India. And the greatest threat today to this country is the politics of polarization. This is very important. You are saying, it's all right. I think I'm little elder to a lot of people in this house. So as an elder brother also I can tell you, today it might pay us. It may pay us in some project. But tomorrow when it reaches the heart and starts corrupting the very body, then you will find two nations, not persons. Persons can be divided, they can be brought together. But the minds will be so divided that they can never be brought together and India will be totally. This I'm not speaking out of politics, please. This I'm speaking to you out of my concern. That is, I said discard and note. Sir, the majority back to politics of polarization is the highest during NDA. You must excuse, this is NDTV's hate speech analysis. NDTV hate analysis. There is an increase of 1,013% in hate speeches, of which 80% are Sangh Parivar members. This is found in the report. And with a heavy heart, as Martha says, I have a heavy heart, I'm trying to tell you what exactly going to happen. We need to correct our own people. I don't want to go into specifics, but it clearly shows the path of hate towards which the BJP government is heading. Hate politics and communal disharmony is against the very idea of India, advocated by Mahatma Gandhi and all other great leaders. Thus, there is an urgent need to bring a special law to tackle the problem of hate speech as recommended by Honorable Supreme Court in Viswanathan Committee. Sir, the partisan attacks, I tell you, the partisan attacks on India's independent political institutions have intensified. Opposition parties have become extremely wary of defending pluralism and secularism, which needs to be done, but not being done. Hatred and violence against minority communities have flared up. Although various actors have launched efforts to counter the country's majoritarian turn and improve civic dialogue, they have failed. Polarization in India is more toxic today than it has been ever in the past, and it shows no signs of abating. We can't also ignore, this does not mean by only talking about this, I am ignoring the caste division. The division that is possible in the name of caste and the language. That also we must be aware of. The divide over Hindu nationalism is seriously endangering liberal freedoms and pluralist democracy in India. The current wave of polarization has its roots in the colonial and two clashing visions of the idea of India that emerged then. One strain of thinking envisioned the India as a secular nation in which membership was defined not by one's faith but by one's place of birth. The most important proponent of this view was Mahatma Gandhi.
Though a devout Hindu himself, Gandhi viewed the Indian nation as a harmonious collection of religious communities. Speaking about the Indian society, I would quote what Patra said, but in this context. Ambedkar ji spoke about this during the federalism, but during the unity that was being tried. We are a multinational nation. We have never been a nation at all. The word nation is not used in the constitution if you see it. It is union of states. And all right, let us go into ideology also. Even if you are talking of a nation, we are trying to build a nation, make a nation out of winning it. How do we do it? We have been 600 nations, sir. And I belong to entirely a different culture known as Dravidian culture. We still have Onam, where we think Bali Chakravarti will come back. Whom you think you glorify or gloat over, killing him. See, these are differences. We are trying for all these years, centuries, to see that how we can find some kind of unity, a set of unity in the diversities. When we are making such an effort, you are coming, for example, today morning, one of the most sober and very matured minister here, Labour Minister, when I asked him that the particular member wants the answer in English because he was not able to get the translation free, he said, we'll speak in Hindi only. They can look at translation. See, this kind of attitude must go. This kind of thinking, mind setup should go somewhere. Yes. And this we see it today. And today, southern states don't take them very slowly. I belong to one of the southern states. Though I come from the differently a central state where I can speak Hindi and other things. Lot of people here from Tamil Nadu, Kerala, they don't understand your Hindi at all. Try to accommodate them. Their culture is different from you, my dress is different from you, my food is different from you, my marriage is different from you, my entire thing is different from you. And we want to be one because we have been brought in and we are trying to do it. This is what exactly is under threat today. Yes. So, Ambedkar, if you read him, what he says is, my ideal would be a society based on liberty, equality, and fraternity. He insists on that fraternity. Democracy is not merely a form of government. Only because you have a power, you are taking away all the powers of the state government and still say we are running the government and we have the figures. And I thank, not only thank, congratulate Sarkarji. Just now he spoke from West Bengal, Jawahar Sarkar. He punctured every statics of yours. Statistics are static tricks. These static tricks of yours have been punctured by him here when he quoted you. One by one, points have gone down, although you have been claiming to be both. I'm not getting into it. Here, I'm telling you, democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living. Why, how you live and how you take us all together is important, which we have never seen in the BJP. If a chief minister from Telangana writes to you a letter asking people to revolt against the center, taking the plows in their hands, and it comes in the entire banner, and new special issues are taken out. Why this path? Why did we come to that kind of a path where a chief minister has to be betrayed against you? You are speaking on agriculture, no doubt, about the agricultural distress. You are speaking about federalism, no doubt, because you are trying to take away his powers. But you are also speaking about your mindset, because he has been very close to you. He has been acting, we have been voting in, today we have decided we should not be with you, we shall never be with you. Why? Why this path? Why this kind of a change? You must ask yourself, not ask we ourselves. Whatever it is, as far as I said, Article 5 of the Indian Constitution deals with the provisions related to citizenship. The BJP government has attempted to destroy the secular nature of the Indian Constitution by changing the citizenship law on communal land through the passage of CAA and NRC. See, this is what exactly we are trying to talk to. You might have passed the bill. People might have protested, might have told you, but you are not taking recourse to it. Sir, whatever it is, this is taking me to the center trying to take usurp all the powers. Sir, federal structure is also under threat, like the very idea of India.
The central government, through the passage of several bills, is trying to destroy the essence of Indian federalism. Although the word federalism is not there, but we think we are a federal government and we strongly believe it is a federal government. The proposed legislation not only takes away the power, I am quoting to you I give you an example of electricity power bill, which is coming. Sir, that legislation, the proposed legislation, not only takes away the power vested in the state government, but also give an undue advantage to those states that have the BJP government as the ruling party. Please look into the clauses, you will find. I would have asked Patra to make a study and tell you. One size fits all central scheme with centralization decision making with no choice for states to implement is relevant and useful to analyze. This is what exactly is happening. As I said, the proposed amendment in electricity bill allows the entry of private players in the power sector. The amendment seeks to improve the economic efficiency of power distributors. It is likely to have negative repercussions for consumers and state-owned power outlets alike. The private entrants will supply power through the infrastructure developed by the state-owned PSUs, while the profit-making areas will be poached by the private players. The obligation to provide the electricity to rural areas will solely fall on the state-owned distribution. This is the electricity bill which is coming. Since the creation of our state, Telangana, the power capacity has increased multiple. It is further expected that within the next few years, the installed capacity of the state will go to 10,000 megawatts. The effective governance shown by TRS party in Telangana has not only electrified villages, but also provided quality assurance. I'm not trying to score a point here. What I'm trying to tell you, the states are doing their best. When they are doing best, we are giving free power, 24 hours into 7, to our farmers free. Now this bill will attempt to put meters at every pump set, which means that the set lingering on these people, lingering over our farmers, that one day or the other the meters will be read. So, I just want to talk about South India, but please understand my spirit of my agony, not the words. The South states are being ignored, according to me. The central government's persistent efforts to sideline southern states in the distribution of tax revenues is evident. The South Indian states have taken numerous policy measures to ensure population control and collecting a higher portion of taxes. However, the distribution of funds to states by the BJP-led central government fails to provide any incentives to states who have performed well economically. Our state of Telangana expected 38 odd crore grant in aid from the 2021-22, but budget, however, we received only a meager amount of 5,155 crore till then. I am quoting this only as an example to you. Sir, I would like to state Telangana is the fourth largest contributor to the exchequer center. We are the fourth largest, except after Calcutta and Bombay and other things. Sir, but what is happening in non-allocation? The Telangana doesn't get a single institution, sir. Although the State Realization Act provides for such an institution, names such an institution which will go to Telangana, but they have not come. We have been writing letters on that. The discrimination and neglect of Telangana are blatant in the distribution of higher education institutions like IITs, IIMs, and Navodaya Vidyalaya. I quote and tell you, while all the states in the country got an institution, the Telangana government drew blank. 7 IIMs, 7 IITs, 4 NITs, 16 IITs, 3 IIITs, and 135 medical colleges are allotted to various states. Telangana drew blank. So, thus, Indian federal structure is under threat. Now, this takes me to the crisis the farmers are facing. Our Chief Minister writes a letter to the Prime Minister. Now, we have had a bitter experience of 11 months agitation by the farmers of Punjab. It is not the farmers of Punjab. Perhaps it has happened somewhere near Punjab or Delhi. All the farming community was at best with them. Their hearts were with them. What happened? The farm bills you have brought,
without consulting the states. And subject, agriculture subject, we have said this during the farm bills also, the subject of agriculture belongs to states. And not only violating the constitutional provision, your audacity is so much that you allowed 11 months and 700 people to die. There is not a single word and mention in the house, in the speech. 14 months, not a single mention about it. This is what exactly bothers us. See, in Telangana, we are today second largest producers of grain after Punjab. That we have attained because of our irrigation facilities and the power, and naturally the farmer. And now we go to the side of the farmers who are on agitation. Sir, the centre passed the farm laws without consultation of the state government. These acts are against the federal structure of the country, as agriculture falls under the list of the state. Furthermore, these acts neglect the long-standing demands of the farmers that sought implementation of legal regime of MSP. Although you have asked them to regime, you have promised MSP. The other day there is no mention about MSP to law, so no legal backing to law. And even the speech does not make any issue after so much of a big agitation. So that brings to me their love for agriculture. In the a day before 2016 budget, Modi ji announced that he will double the incomes of the farmers. I don't know whether he has doubled it or not, but he has certainly doubled the cost of the inputs. Today the cost of inputs have gone up according to your statistics, They have gone up. And you are saying that you have doubled is just but a joke. The allocation of funds from the union budget has substantially declined and reached less than 2% at one stage. Understand this, what is happening. Today the growth rate is 3.9. If you want to reach the double figure, you must go to 12% to 14% growth rate. Where is 12 and 14, and where is the 3 point down this year? Otherwise you would never reach it 3.3. The year that you reached it was 3.3. Manya Dr. Keswar Rao ji, your time is already over. Oh, then I'll have to go very important, sir. One is the important, no, I'll take 1 minute, I'll take 2 minutes. Sir, employment, everybody, the world knew the employment is the greatest challenge that the nation was having. But is there a single mention about unemployment in this, sir? Why? That means you are totally blind, you are totally oblivious of what is exactly needed in this country and what the people are asking for. So, since employment, I'll say, closure of business houses, and because I head one of the standing committees which is concerned with industry, MSMEs, which is the employment giver. Closure of business houses and laying off of employees has led to sharp increase in unemployment rate. India's unemployment rate went up to 7.94% in 2021. In urban areas, it reached 9.30% in December 21, while in rural areas it went up to 72. So it is important to note that the unemployment rate was already quite high, 6.3 even before the advent of COVID. So you can't take the excuse of COVID at this point of time. I'll not, the procession of unemployment can be understood, sir. People still say that we have 11 lakh vacancies in the jobs. And what is taken out today is 60 lakhs, believe me, it is not 7 lakhs. 60 lakhs, this unorganized sector also needs to be taken into consideration. 60 lakhs of people have gone out of the jobs in this area. It is much more. You see, as I said, there is not a single agency which can give us with credibility what exactly is the position today in the country. Sir, this takes me to the one sentence is about a failure to make in India. Is it scheme, is it slogan, is it jumla? How about make in India is in manufacturing unit that you are asking. MSM is a manufacturing unit. It is manufacturing units which are in lakhs with us. We are giving 11 lakh jobs there. And you should have encouraged them. And what yesterday the minister says is a trade guarantee scheme is being, trade guarantee scheme is there for the last 4 years. You only brought it, I'm telling you, agreed. But still don't quote as your speech quote. Please conclude now. Sir, last is our Chief Minister.
not out of frustration, after very thoughtful hours, has decided to throw open the idea of searching for a new constitution for this country. Because we know, under you, even the basic structure of secularism, basic structure of our commitment to the nation, a basic structure like governor's office, like this state list, and also the relative principles which need Thank you, Dr. Kesaraj, please. Are under threat. So he has thrown open. Please. With all respect, Thank you. I respect you and you are a senior member. You know me also. I know you nearly 40, 50 years. If you speak changing of the constitution, and we are the first people to oppose it, you can suggest for amendment. Thank you. But you can't say that the Thank you. basic constitution Thank is you, going to Honorable change. Please conclude. And they want to do it. And it is favorable to them. The RSS people want change of constitution. They demanded. Bhagwat demanded. And if you speak on the same tune, we are not going to agree. The Congress and we'll leader fight today wants tooth and nail. no need for a constitution. I have never said it will be such a... Please conclude, Dr. Kesaraj. This is one thing. Dr. Kesaraj, please, you agree or don't agree? Please conclude. Please No, conclude. I'm telling you, so we are giving it, we are saying it, we have tried all this, we have gone 105 amendments, Mr. Chairman, sir. Thank you. 105 amendments, they have not satisfied us. So, one idea has come, why don't you go on for changes? Thank you. So I also Thank think you. what exactly... Thank you, Dr. Kesaraj. So, this is a new Thank you. constitution that we have Thank said, you. that we had proposed to the nation for Thank a you, debate, Dr. Kesaraj. for a discussion, not for acceptance. Thank you. Debating. Thank you. Time. Thank you very much. Thank you. माननीय सदस्यगण, दो माननीय वरिष्ठ सदस्यों के आग्रह आए हैं, वो कल और आगे नहीं उपलब्ध रहने वाले हैं, इसलिए आप सबकी सहमति हो तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद श्री कामाख्या प्रसाद तासा को बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं सशर्त समर्थन करता हूं। यदि आप हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, शासन की नीतियों पर की गई कार्रवाई, वो आगे की योजना, ये इसमें उसका उल्लेख होता है। लोकतंत्र में जो पार्टी शासन में होता है उसकी विचारधारा क्या है, उसी पर शासन की नीतियां निर्भर करती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, वादे किए, काला धन वापस आएगा, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, 15 लाख जेब में आ जाएंगे। 15 लाख का तो वो अमित शाह जी ने कह दिया जुमला था, तो जुमला मान लीजिए, लेकिन इनका तो उल्लेख आपने 2014, 2015, 2016 के राष्ट्रपति अभिभाषण के अंदर उसका उल्लेख किया है आपने, तो कौन सा आपने उसकी पूर्ति की है? माननीय सभापति महोदय, इनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इसका मैं उल्लेख ब्रीफली करना चाहता हूं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बड़े विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है। 7 साल में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई है। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। साथ में अगर आप देखेंगे कि समाज में धर्मांधता के कारण कटुता बढ़ती चली गई। एक तरफ जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया, वहीं समाज की समरसता और हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आपने डिस्टर्ब किया है, जिसका मैं सप्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी शासन के टैक्स रेवेन्यूज का
अगर आप उसका एग्जामिन करेंगे तो डायरेक्ट टैक्सेशन वो है जो कि टैक्स देने वाला है, दे सकने के लिए सक्षम है, उससे आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स आप आम जनता से लेते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2014-15 में जितना टैक्स कलेक्शन था उसका 55.39% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। यानी कि यूपीए सरकार में हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आम जनता से 44.61% लेते थे। यानी कि 10.78% अमीर लोगों से ज्यादा लेते थे और गरीब लोगों से कम लेते थे। लेकिन सूट बूट की सरकार आई और सूट बूट की सरकार में 2021-22 का मैं आंकड़ा आपके दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स 55.39% से घटकर हो गया 46.43 और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 44.61 से बढ़कर हो गया 53.57। यानी कि अमीरों से कम टैक्स और गरीबों से, आम जनता से अधिक टैक्स। ये मूल रूप से मोदी सरकार की विचारधारा है आर्थिक नीतियों की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2014 में थी 5.6% और जैसा कि केशव राव साहब ने कहा कि कोविड के पहले ही 6.3% हो चुकी थी और आज 7.55% है। यानी कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई, उस पर का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। यही नहीं है, अमीर और गरीब में जो गैप 1% जो है वो टॉप का जो पॉपुलेशन है उनके पास वेल्थ है और बॉटम 50% में बाकी वेल्थ है। सबसे ज्यादा अगर कहीं, जिसे कोजिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, सबसे ज्यादा विश्व में जो विकसित या जो मेन 5 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे ज्यादा अमीर गरीब में कई फर्क है तो भारत में है। आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे बढ़ोतरी की, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, सब्सिडी कम करते रहे और सब्सिडी भी कम करके आम आदमी पर कर के माध्यम से बढ़ाकर उन्होंने उस पर बोझा डाल दिया। अभी यदि आप देखेंगे इस बजट में 27% सब्सिडी मोदी सरकार ने कम की है। सब्सिडी किसके पास जाती थी? आम आदमी के पास जाती थी। टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं कि जहां कोविड के जमाने में भी अधिक से अधिक पैसा जिन लोगों ने कमाया है, जिनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई है, उन पर सुपर रिच पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? आप वसूल करिए, लेकिन आम जनता पर आप बोझ डाल रहे हैं, आम जनता को हर चीज महंगा करके दे रहे हैं। ये आपकी नीति है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी कल ही राहुल गांधी जी ने इस बात पर उल्लेख किया है, यूपीए सरकार में गरीबी रेखा से लगभग 23 करोड़ लोग हम लोगों ने परिवारों को दिया और उसके बाद आपकी सरकार आने से लगभग 20 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के अंदर चले गए। यानी कि गरीबों के अहित में ये सरकार काम करती रही है। किसान विरोधी भी है, जहां गरीब विरोधी है वही किसान विरोधी भी है। जैसे ही सरकार बनी सबसे पहला कदम क्या लगा? पहला ऑर्डिनेंस, लैंड एक्विजिशन एक्ट समाप्त किया जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं मोदी जी कि किसानों का संगठन और किसानों की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं और उन्होंने किसानों के शक्ति को ना समझते हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करने का ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन हम लोगों के विपक्ष की तरफ से विरोध होने के बाद उसको वापस लेना पड़ा। यही हालत जो किसान विरोधी 3 बिल आए उन पर भी किसानों ने विरोध किया और अंतोगत्वा उनको वापस लेना पड़ा।
किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली बात रही, वो आपके सामने 2022 आ गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार मजदूरों का भी 29 प्रो लेबर लॉस को समाप्त कर दिए, डिस्कशन होने नहीं दिया, और 4 लेबर कोड आप लाके आपने बिना ट्रेड यूनियंस के चर्चा के आपने मजदूरों का हक मार दिया, गरीब का हक मारा, किसान का हक मारा, मजदूर का हक मारा। इससे आपकी मनोवृत्ति समझ में आती है। संसदीय परंपराओं के विपरीत आपने काम किया है। जहां केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी कानून आता है उसके लिए पहले आपको स्टेक होल्डर से चर्चा करना चाहिए, ये पॉलिसी है, लेकिन आपने उसको लागू नहीं होने दिया। यदि वही किसान विरोधी बिल का प्री कंसल्टेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप चर्चा कर लेते, और हम लोगों का तो प्रस्ताव क्या था, अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट यही था कि आप सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए। हमेशा यूपीए सरकार में सेलेक्ट कमेटीज को सौंपने के हमने हमेशा कभी उसमें कोताही नहीं बरती, लेकिन आपने सेलेक्ट कमेटी को न सौंप कर आपने जिस प्रकार से उन 3 किसान विरोधी बिलों को पास कराया, ये मान्य लोकतंत्र, ये परंपराओं के विपरीत रहा है। इसलिए हम आपके साथ कहते हैं कि ये सरकार गरीब विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। सामाजिक समरसता, ये देश में जो डाइवर्सिटी है, ये किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपका सोच और विचार शुरू से ही एक वर्ग को अराष्ट्रीय, राष्ट्रद्रोही करार करने का पूरा प्रयास आपने किया। सामाजिक कटुता बढ़ी है, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। किस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, धर्म संसद हो रही है, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ, पिस्तौल उठा लीजिए, जेनोसाइड के लिए कॉल किया गया। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के उंगली में चोट हो जाती तो ट्वीट करते हैं, लेकिन ऐसे उन्माद फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। ये दर्शाता है उनकी मानसिकता। मोदी जी की मानसिकता वही है जो मूल रूप से जिस संगठन से ये जुड़े हुए हैं उसकी विचारधारा है। जिस संगठन ने फूट डालो राज करो की नीति जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सीखी, वही आज फूट डालकर आज इस देश में कटुता फैलाने जा रहे हैं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, इस विचारधारा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी नीतियां बनती है, शासन कार्रवाई करती है, उसकी विचारधारा पर आधारित होती है। अब ये विचारधारा कहां से उत्पन्न होती है? ये विचारधारा मूल रूप से उस संगठन की है जो पूरे तरीके से इस देश में वैमनस्यता और धर्मांधता फैला रहा है, जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप नीतियां बना रहे हैं, वो अपंजीकृत है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई सदस्यता नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। उसने संविधान का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया। बाबा साहब अंबेडकर के आपने उदाहरण यहां पर दिया है फ्रेटर्निटी इक्वलिटी का, लेकिन ये संस्था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये संस्था के विचार पूरे तरीके से इस देश के संविधान और इस देश की लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसके विपरीत है, क्योंकि इस संस्था को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। साथ ही में इस विचारधारा ने शुरू में ही कहा था मनुस्मृति का पालन होना नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने संविधान जलाया, संविधान का विरोध किया, तिरंगे को जलाया, भ्रम फैलाना चाहते हैं। अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव में आजादी की लड़ाई में भाग लेने वालों का उल्लेख तक आपने नहीं किया। ठीक है, आपको नफरत है, कांग्रेस से नफरत है, महात्मा गांधी से नफरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से भी नफरत हो सकती है, लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम तो ले लेते।
आप अशफाकुल्लाह जी का नाम तो ले लेते, आप चंद्रशेखर आजाद जी का नाम तो ले लेते, शायद उनसे भी आपको नफरत रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर के मामले में 370 में उन्होंने विरोध किया था। हाँ, विरोध किया था 1952 में, लेकिन जब 370 संविधान का अंग बना तब वो कैबिनेट के अंदर थे, कैबिनेट में उनका समर्थन था। इसलिए आप गलत कहते हैं कि आर्टिकल 370 was opposed by Mr. Shyama Prasad Mukherjee. माननीय He supported. आप समाप्त करें। Please, I'll take 2-3 minutes, sir. समाप्त करें। सर, ये फांसीवादी सोच है, और फांसीवादी सोच जो होती है, ये मूल रूप से उसका कार्य करने का तरीका होता है कि फला व्यक्ति और फला समूह ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के खिलाफ जो होगा वो राष्ट्रभक्त है, और जो दुश्मन का समर्थक होगा वो राष्ट्रद्रोही है। और ये राष्ट्रद्रोही के मामले में ही अगर आप समझेंगे, देखेंगे माननीय, कि किस प्रकार भीमा कोरेगांव केस में, एक उदाहरण आपको देता हूं, भीमा कोरेगांव में किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा गया कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए, और 17 सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, लेकिन 3.5 साल हो गए माननीय सभापति महोदय, आज तक भी चार्जशीट पेश नहीं की गई। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये काम करने का 2-3 मिनट सर, 2-3 सर, प्लीज लेट मी ऑलरेडी 4 मिनट लेट मी कंक्लूड सर, लेट मी कंक्लूड प्लीज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार के लिए जो आप पैरवी कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, इसने हर लोकतंत्री मूल्यों का इन्होंने हनन किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री हैं उन्हीं पर से तो शासन की जिम्मेदारी होती है, और नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका आप देख रहे हैं कि वे नाटक नौटंकी में माहिर हैं। यहाँ पर सबसे चुनकर आए सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, ना आए तो सदन पे आके उनके सदन पे आके आपने सीढ़ियों को दंडवत किया, संविधान को आपने नतमस्तक हुए, लेकिन आपने प्लीज प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, एक हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह दीजिएगा कि थोड़ा बहुत सलाह हम लोगों की भी मान लिया करें, क्योंकि ये प्रजातंत्री व्यवस्था में जब तक आप सलाह मशवरे से काम नहीं करेंगे एक तंत्र राज नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे सुनिए माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बड़ा जरूरी है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से ये सिंगल मैन कैबिनेट है, और जैसा कि कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए, निंदक हम लोग, निंदक नीरे राखिए आंगन को छवाए। अगर हम लोगों की बात और सलाह मानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सलाह हमारी नहीं मानेंगे तो जिस तरह से गलतियां आप करते चले आ रहे हैं इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आपका नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे थे प्लीज, कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शब्दों का उपयोग करना, आप संसदीय जनता में नहीं दे सकते हैं, आपका संसदीय जनता में विश्वास नहीं है। ये आडवाणी जी ने कहा इज अ गुड इवेंट मैनेजर, अरे आडवाणी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है। आडवाणी जी ने कहा इज अ गुड इवेंट मैनेजर, नाटक नौटंकी करते हैं। राकेश जी बैठिए प्लीज, इट विल बी एग्जामिन्ड प्लीज। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी। सभापति महोदय, आपको मैं आभारी हूँ क्या आपने बोलने के लिए मौका दिया, और मेरा पार्टी को भी, मेरा मिनिस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्या बोलने के लिए मौका दिया। सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का भाषण का सपोर्ट में खड़ा हूँ, और मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ क्या हम लोग का गवर्नमेंट का पूरा विवरण वो दिया है। बहुत सीनियर ओपोजिशन लीडर लोग बैठा हुआ है, ओपोजिशन में बैठा है, यहाँ बैठ के ऐसा लगा क्या हम लोग का मोदी जी सब गलत किया है, उन लोग सब सही किया है, ऐसे लग रहा है। बाद में जब
उन लोग का भाषण सुनने के बाद राष्ट्रपति जी जो बोला है उनको मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि मोदी जी हम लोग का ऑपोजिशन लीडर का भी बात सुनते हैं क्या नहीं है क्या, उन लोग को बुला के यहाँ कल यहाँ प्रधानमंत्री जी पूरा ऑपोजिशन लीडर का भाषण भी सुना। मेरे को नहीं लगा क्या ऑपोजिशन लीडर, मैं उनका साथ लोकसभा में भी था, लगा क्या ऐसा नहीं लगा क्या वो कोई कंस्ट्रक्टिव बात कल बोल पाए। जो भी है क्रिटिसाइज तो हो गई, ऑपोजिशन लीडर से हम लोग एक्सपेक्ट किया था क्या ज़्यादा वैल्यू बेस्ड बात बोले जो गवर्नमेंट को एक दिशा मिलेगा, लेकिन मैं न्यू जनरेशन का आदमी हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगा। जो भी है 75 ईयर्स का उद्यापित होने का टाइम में अमृत महोत्सव जब हम लोग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है उसको हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और पूरा वर्ल्ड उसको समर्थन करते हैं। कोई ऐसा लीडर है जो विश्वगुरु बोलने का टाइम में इंसल्ट किया है, उन लोग को पता नहीं है क्या विश्वगुरु बोलने का क्या मतलब है और विश्वगुरु का रास्ते में कैसे गया प्रधानमंत्री जी, उसको भी फॉलो करना चाहिए। मैं किसी को यह नहीं करना चाहता हूं क्या 130 करोड़ जो जनता है उसको नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का बात किया, मैं सुना आज कोई एक सांसद ने बोला क्यों वैक्सीन पहले नहीं आया। वैक्सीन ऐसा नहीं है क्या उसको पानी डाल के वैक्सीन दिया जाए, उसको रिसर्च करने में टाइम लगा और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्या अभी जो मेड इन इंडिया का एक जो 3 बैंड का ये है इसको पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको स्वीकृति दिया है और हम लोग का 100 करोड़ हम लोग वैक्सीन पार किया। तो वैक्सीनेशन में इतना टाइम गया, ऐसा सभापति महोदय कोई प्रधानमंत्री हम लोग का था, सम्मान्य प्रधानमंत्री युद्ध काल में भी उन लोग काम किया था, युद्ध था भारत पाकिस्तान का, भारत बांग्लादेश का युद्ध था, लेकिन कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर एक ही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ऐसा साइलेंट टाइम में जो साइलेंट किलर है इसमें प्रधानमंत्री जी जो दिखाया हौसला, इसको हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं और उनका साथ वो तो खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, इसको हम लोग मानते हैं। उपसभापति महोदय वो राष्ट्रपति जी ने जो बात बोला है वो हम लोग पूरा समर्थन इसीलिए हूँ क्योंकि योगा को लेके आयुर्वेद तक ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सब यहाँ पर वो राष्ट्रपति जी ने बोला है। हम लोग अभी देखा है 64 करोड़ रुपये खर्च करके आयुष्मान भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बना रहा है जो अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी एक संपत्ति हम लोग के लिए बन जाएगा। आयुष्मान भारत का ट्रीटमेंट का बात बोल रहा है, वेस्ट बंगाल का आदमी बोल रहा था, हम लोग का सांसद बोल रहा था क्या वेस्ट बंगाल को देखो, आयुष्मान भारत जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कोई प्रॉब्लम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ उसको देखेगा, क्योंकि हम लोग भी कोई मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, उसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम लोग भी वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। आयुष्मान भारत का कैसे बेनिफिट मिले वो यहाँ से मोदी जी नहीं देखेगा, ये नहीं है क्या हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर यहाँ से देगा, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम लोग का साथ हम लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास भी होना चाहिए। प्रयास भी हम लोग का प्रयास का क्या प्रॉब्लम है, विरोधी का प्रयास का क्या प्रॉब्लम है, उसको भी आप लोग भी देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जनता हम लोग का है, वोटर हम लोग का है, प्रयास तो सबका होना चाहिए। इसीलिए यह नहीं है कि आप सबका प्रयास मतलब बीजेपी का ही प्रयास होना चाहिए, एनडीए का प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप लोग का भी प्रयास चाहिए। आप लोग तो खाली खोजते हैं कहाँ प्रॉब्लम होगा, उसमें आके आप लोग घाव को उसको ठीक करने के लिए आप लोग उसके लिए खाली चांस मांगता है, दूसरा तो नहीं। आप लोग हेल्प तो कीजिए, क्योंकि आप लोग और आएगा नहीं, क्यों 2024 तक आने का कोई चांस नहीं, उसके बाद ही होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर को काम किया, आप लोग बोला है क्या बेरोजगारी हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी पॉलिटिक्स से हैं, सब यहाँ पर जितना बैठा हुआ है सब जनसाधारण का साथ जुड़ा हुआ है, सबका तो ये प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सब जानते हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है, सब पॉलिटिशियन को इसको टेंशन है, ये क्या नहीं है, क्या विरोधी का है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऐसा है क्या मोदी जी क्या है, ये है क्या एनडीए क्या है, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन क्या है। एनएफएस जब आया, एलओपी साहब आप भी बैठा हुआ है, आप बोला है आनंद शर्मा जी है, एनएफएस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया हम लोग को बोला गया क्या 80% से ज्यादा यहाँ पर बीपीएल आदमी है उसको इसमें लगाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जब आप लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था तभी तो 82% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी था, उसको बाद में आप लोग क्या 27% बढ़ोतरी दे दिया,
उसमें एपीएल कर दिया। एपीएल करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग का कितना आदमी का नाम वहां से काट गया। आयुष्मान भारत में उसका नाम नहीं घुस रहा है क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका असर पड़ा। उसको असर पड़ के उसका बाद हम लोग को जो बेनिफिट मिलने वाला था वो अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये लेकिन बहुत सीरियस इशू है। आप लोग बोल रहे हैं 27% आप लोग बढ़ाती दिया, बाद में आप जाइए मेरा आसाम में जाइए, आप देखिएगा वो 27% का वो एपीएल बना देने के बाद लाखों करोड़ों आदमी उसका सुविधा से वंचित हो रहा है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इसको थोड़ा इंक्वायरी भी करना पड़ेगा। ये आप लोग बहुत बड़ा जानने वाला आदमी है, मेरे को पता नहीं है, मैं गांव में रहता हूं तो मेरे को पता चलता है। मतलब मेरा घर नहीं है लेकिन उसका सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका नाम नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम में आप लोग 27% को उसको एपीएल बना दिया था। वो एपीएल बनाने के बाद अभी उसको ये मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण राशि चलाया, काल बोलता आप हंस रहा था। एमजी एनरेगा को हम लोग का गवर्नमेंट ने कभी अगेंस्ट तो नहीं किया, ऐसे बोल रहा था कभी, लेकिन उसको तो बंद नहीं किया, उसको चला रहा है। एमजी एनरेगा फंड कम हुआ है वो बात अलग है, लेकिन एमजी एनरेगा को ऐसा नहीं है कि हम लोग मनरेगा को हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसको बंद कर दो दूसरा चलाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चला मतलब पूरा पॉलिसी बंद हुआ, ऐसा नहीं है। सर आप लोग 70 साल का बात बोल रहे हैं, मैं आसाम से हूँ, आप लोग भी आसाम जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब जानते हैं। आसाम में एक्सट्रीमिस्ट क्यों हुआ, इतना एक्सट्रीमिस्ट आसाम में क्यों हुआ? आज मणिपुर का आप लोग बात बोल रहे हैं, मणिपुर में 40 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया? नागालैंड में क्यों आया? रिपुन बोरा जी बोल रहा था, नागालैंड में क्यों आया? रिपुन बोरा जी आप भी जानते हैं क्यों ऐसा था। अल्फा का उद्भव कब हुआ था? आसाम में क्यों हुआ अल्फा? एक्सट्रीमिस्ट क्यों आया? इसका कारण क्या बीजेपी है क्या, मोदी जी है क्या, वाजपेयी जी है क्या? ये आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। इसको माने या ना माने मेरे को आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग का बहुत तथ्य है, आप लोग का आंकड़ा लेके बैठते हैं, लेकिन क्यों आया मेरे को जवाब चाहिए। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, वो स्वाधीनता के 75 ईयर्स का बाद आज ट्रेन लाइन वहां पहुंच रहा है। मणिपुर में ऐसा हालत था, मणिपुर कोई जा नहीं सकता था। मणिपुर बोलने से हम लोग का आसाम का आदमी जाने के लिए टेंशन था। अभी मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना बार गया, वो यहाँ से बात किया, अमित शाह जी गया, उसका बाद अभी मणिपुर में एक शांति का परिवेश है, वो इलेक्शन अच्छा से हो रहा है। इसको भी देखना चाहिए क्यों हुआ चाहिए। आप नागालैंड का बात बोल रहे हैं, नागालैंड गवर्नमेंट आप देखिए, मेरा घर का पास ही नागालैंड है, वहां पर जाने से ऐसा लगता था कि नागालैंड कहां जा रहा हूं, वापस आएगा कि नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके वहां पर ऐसा परिवेश किया कि नागालैंड आराम से जाके आ सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है क्या? ऐसा मत मानिए क्या हम लोग बीजेपी ने किया है क्या? बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट बनाया क्या? एक्सट्रीमिस्ट आज देखिए आसाम गवर्नमेंट हम लोग का चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में अमित शाह जी पे गया, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन से वहां पर जो अल्फा फर्स्ट टाइम एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस बार अब सीज फायर करके कोई बंद नहीं दिया, इसको भी देखना चाहिए क्यों हुआ ये, क्यों एनडीए भी सरेंडर किया, क्यों आज बोडोलैंड का एकॉर्ड हुआ, क्यों ऐसा कार्बी आंगलोंग का जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ये किया, क्यों किया? क्योंकि ये परिवेश ऐसा है कि यूथ लोग का मन में आ रहा है क्या एक्सट्रीमिस्ट से नहीं होगा, इसको डेमोक्रेटिक में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले लैंडलॉक था नॉर्थ ईस्ट, इसमें जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा आदमी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में 5-6 करोड़ होगा, जो उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, लेकिन टेंशन कितना था, जैसा जम्मू कश्मीर था ऐसा नॉर्थ ईस्ट था। नॉर्थ ईस्ट जाने से हम लोग को पूछता है आप कहाँ रहता है, आप कहाँ जंगल में रहता है क्या? हम लोग का जोरहाट भी टाउन है, ऐसा जंगल में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन उल्फा कितना है ऐसे यहाँ से पूछता था। अभी तो वहां पर डेली फ्लाइट जा रहा है, इम्पोर्ट डेली फ्लाइट जा रहा है, क्यों ऐसा परिवेश आ रहा है? नागालैंड में अभी गाड़ी जा रहा है, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरस्टेट बस भी चलाया जाए, यहाँ पर इंटरस्टेट बस भी चलाया जाए। वो बंद हो गया था, जरा जी आप जयशंकर जी आप भी है इंटरनेशनल, वो अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला, रेलवे मिनिस्ट्री क्या बोला, अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट को हम लोग जोड़ने वाला है बाय ट्रेन लाइन। ऐसा देखिए रानी गाइडलू स्टेशन में हम लोग गया। मैं इसीलिए ये बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग को आप लोग सिखाना चाहिए, अपोजिशन भी सिखाना चाहिए। खाली गलत ही बोला क्या? मेरा गांव का रास्ता अभी ठीक हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास माने मेरा पंचायत का नंबर है 57 गोरमूल बागीचा गांव पंचायत, उसमें बीजेपी का है, लेकिन 54 में कांग्रेस का है। वो कांग्रेस का वहां पर 2 करोड़ रुपया जा रहा है, लेकिन मेरा बीजेपी भी पंचायत में 1 करोड़ भी नहीं जाए। तो उसको मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास है, ऐसा होता है क्या? बीजेपी को दे दो और कांग्रेस को मत दो, ऐसा तो नहीं है। आप जाइए आसाम में, माइनॉरिटी एरिया में जाइए, माइनॉरिटी हम लोग को वोट नहीं डालता है, उसमें बांग्लादेशी बोल के हम लोग बोलता है, वहां पर भी पंचायत में काम कर रहे हैं। वो सबका सब सबका विकास नहीं है तो
क्या है? हम लोग ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए, हम लोग का गवर्नमेंट में कोई माइनॉरिटी, कोई हम लोग को वोट नहीं देने वाला आदमी का, गरीब का कोई चावल का कार्ड कटा है, राशन कार्ड एक भी कटा है, एक भी घर उसका कटाया है, एक भी सुविधा उसको कटा है, ऐसे बोलिए तो प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। हम लोग जो पासबुक का बात उनको पूछा, प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं ये बैंक नहीं करेगा, बैंक को करने दो, तुम लोग मत करो क्योंकि तुम लोग करने से बायस हो जाएगा, बैंक को करने, जो बीपीएल आदमी है उसको पासबुक खुलेगा। अभी उसको डायरेक्ट बेनिफिट सेक्शन वहां से चल रहा है। ये जो किसान का बात आप लोग बोल रहे हैं, कौन खोदेगा? आप लोग का स्टेट चल रहा है, उत्पादन कैसे दुगुना होगा? प्रधानमंत्री जी अपील कर सकते हैं, अपील किया दुगुना करो, कब दुगुना करो? एमएसपी दे रहा है, एमएसपी देने में आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को हम लोग का वहां पर एमएसपी इतना नहीं चलता। अभी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी का निर्देश से असम में जो ग्रेन्स है वो एफसीआई और 5 ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद कर रहा है। इसको देखना चाहिए, पहली बार कभी नहीं हुआ था। अब हम लोग का एमपी, असम का एमपी बैठा हुआ है, उसको पता है अभी चावल ले रहा है, एफसीआई ले रहा है, वो 5 ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है। इसको हम लोग गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं, क्या इसको बाउंड किया। पहले क्या था, ये ग्रेन्स लंबा था, ये छोटा है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, ऐसे बोल के वो लोग खरीद नहीं करते थे। अभी वहां से लेकर वहां परचेस कर रहा है, जो 1940 रुपीज, 1940 रुपया एक क्विंटल में दे रहा है। ये पहली बार एक परिवर्तन आया। मेरा ये मैं दादाजी के पास, हाँ, दादाजी का पास पहली बार कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये खरीद कर रहा है। और देखिए अभी आप लोग ऐसा नहीं है, असम, आप लोग असम का बात इसीलिए बोल रहा हूँ, बिहार प्रभाटी था, उत्तर प्रदेश की तो राजधानी है, वो तो बात अलग है। लेकिन मेरा जो जगह मणिपुर का ही बात बोले, वहां से मैरी कॉम जी आया, उनको कितना प्रशंसित किया। लवलीना बड़गुहाई मेरा वहां से आया, उनको प्रधानमंत्री लाके कितना प्रशंसित किया। सानू भाई हम लोग का जो वेट लिफ्टर है, उनको भी कितना किया, टॉप किया। टारगेट टू द पोडियम, इसको भी कितना सराहना दिया। आप देखिए, मेरे को लगता है आनंद शर्मा जी आप भी बोलेंगे, शायद खारगे जी बोलने से तो ऐसा गुस्सा लगता है, मैं पास में रहने से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा ऐसा लगता है। आप हंसना भी चाहिए कभी कभी, इतना गुस्सा आता है आपको देखने से, हम नहीं डरता है। आप भी मेरे को बोलिए तो, आप अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या करता है यहाँ पर? आप लोग बनेगा ही नहीं, वो बात अलग है, कांग्रेस तो बनेगा ही नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आप इस टाइम में होता तो क्या करता? कोविड के टाइम में क्या करता था ना? मैं ऐसा बोला, आप होते तो क्या करते? आप गरीब, मैडम स्पीकर सर, गरीब आदमी को चावल मिल रहा है। जब बंद हो गया, उस टाइम में बंद हो गया था, बार बार नोटबंदी का बात बोल रहे हैं। कोई गरीब आदमी नोटबंदी से दुखी नहीं है, जिसका पास काला धन था वही दुखी है, दूसरा मैं नहीं जानता हूँ। ये मेरे को नहीं लगता है नोटबंदी में, आप लोग बार बार नोटबंदी बोलते हैं, हम लोग हंसता है, क्यों हंसता है? हम लोग का पास था ही नहीं उसका पैसा, जिसका पास था वही दुखी था। उसको दुखी है क्योंकि वो शायद अलमारी खोल के देखता था, वो इतना पैसा है क्या करेगा, हम फिर उसको लगा देता है, नहीं तो पानी में बहा देता था। हम लोग का बीजेपी का पास किसी का नहीं था, इसीलिए खुश है, हम लोग का बीजेपी का आदमी खुश है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि नोटबंदी, देखिए ऐसा मेरे को बोलिए, कोई ऐसा गरीब आदमी बोला क्या नोटबंदी खराब है? आप जाइए सर्वे कीजिए तो, मैं किसी जगह पे नहीं मिला नोटबंदी को खराब बोलते हुए, ऐसा आदमी नहीं मिला। बोला अच्छा हुआ, हम लोग मांगने से नहीं देता था, अभी तो बैंक में दे रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसा मत बोलिए, बंद नहीं हुआ, छोटा नोट उस टाइम में खुला था। प्रधानमंत्री को धन्यवाद, क्या उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्या चाय बागान में 800 चाय बागान में 10 लाख लेबर काम करता था, सबको कैश पैसा उस टाइम में देता था, छोटा नोट बना के देता था। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं देखिए एक स्पीकर सर और सभापति महोदय, इसमें सन्नता का बात पहले मणिपुर में ट्रेन लाइन पहुंच रहा है। अभी ये कितना बड़ा चीज है, कितना खुशी है। ये जिरीबाम से चल रहा है जो रानी गाइडलू स्टेशन में, उसमें पहली बार ट्रेन चल रहा है। इसमें देखिए हुरी अरुणाचल प्रदेश में आज ट्रेन लाइन जड़ित हुआ है। आज भारतीय रेल व्यवस्था पूरा इंडिया में, जो येलो बोर्ड है, येलो बोर्ड देखने से हम लोग को अच्छा लगता था, येलो बोर्ड अभी नागालैंड अरुणाचल में पहुंच रहा है। येलो बोर्ड देखने से ऐसा लगता है पूरा इंडिया में हम लोग घुस गया है, नहीं तो ऐसा लगता था कि यहाँ हम लोग इंडिया में नहीं है, ऐसा महसूस भी होता है। मैं असम में था, मेरे को भी महसूस होता था। आप लोग गुवाहाटी से वापस आते हैं, जब डिब्रूगढ़ जाएंगे, जब डिब्रूगढ़ से और इंटीरियर जाएंगे तो और आप लोग को महसूस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था।
कुछ दिन पहले चाइना बॉर्डर में एक लड़का को गुम हो गया था। हम लोग का गवर्नमेंट का प्रोफेसर जयशंकर जी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री जी का इच्छा से वो लड़का वहां से वापस आया। ये कितना एक अच्छा चीज है। ये विश्व गुरु नहीं है तो क्या है, पहले होता तो वो गायब हो जाता था, उसको लेकर झगड़ा होता था। एक लड़का वहां चला गया, उसको वापस आया। हम लोग का MP, लोकसभा का MP तापिर गाँव जी के वही धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं इम्फॉल में आप देखिए मोरे लाइन अभी जो जा रहा है, आप लोग भी उसको धन्यवाद देना चाहिए हम लोग का गवर्नमेंट को। अभी साउथ ईस्ट को जोड़ेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट आप लोग देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट को आप लोग को आंकड़ा दे देगा। पहले सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट था, अभी उसको काट ऑफ हो गया। सन्नत का बाद उसका बंद हो गया था, फिर अभी चलने लगा। इसको अभी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर अगरतला से जुरीवाम चल रहा है। 2 ब्रिज जो माकाओ और बोराक रिवर में प्रधानमंत्री जी ने उन्मोचित किया। अभी मेडिकल कॉलेज वहां पर चांदपुर, तोबाव और चांडेल में मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर क्यों ऐसा, मैं मणिपुर का बात बोल रहा हूँ। मणिपुर में डेली कुछ ना कुछ होता था। 1 लीटर पेट्रोल का दाम वहां पर 500 रुपया होता था, कभी रास्ता बंद होता था, कभी क्या होता था, कोई ठीक नहीं था। अभी उसको शांति तो लाया। शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री का जो प्रचेष्टा है नरेंद्र मोदी जी का, इसको भी थोड़ा सोचिए। वो गामछा लेकर घूमता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट उसको अच्छा पता है। ये खराब नहीं पाने का। मनमोहन जी हम लोग का गुवाहाटी से था, पूछेगा कभी गुवाहाटी जो घर में था वो कितना बार गया होता, कितना बार गया वो घर में, जो घर का एड्रेस वो दिया था कितना बार गया, उसको पूछना चाहिए। आप लोग भी उसको सलाह देना चाहिए था। बेटा सुनो, ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। इसीलिए क्यों बोला, मैं इसीलिए कंपेयर किया। हम लोग भी देखिए सर, अनिल जी, मैं आपको मैं बोला, सुनिए ना आप अनिल जी, मैं इसीलिए बोलता हूँ वी आर प्राउड ऑफ मनमोहन सिंह जी। हम लोग मनमोहन सिंह जी को लेकर प्राउड फील करते हैं। ठीक अनिल सर, मैं प्राउड फील करता हूँ। क्या मनमोहन सिंह जी हम लोग का असम से, मैं उनका सीट से आया, मैं नहीं बोला। वो इतना विद्वान आदमी है, उतना विद्वान आदमी है, उसको असम से एक प्राइम मिनिस्टर था। इससे गौरव का बात क्या हो सकता है, बोलिए। मैं कोई खराब नहीं बोल रहा हूँ, और मैं वो प्रधानमंत्री असम से था। मैं बोलने का बात, मेरा बोलने का बात, मैं बोलने का बात यह है, क्या गुजरात से एक जाके प्रधानमंत्री बना, गुजरात से जाके एक प्रधानमंत्री जाके मणिपुर जा सकता है, नागालैंड जा सकता है, त्रिपुरा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश जा सकता है, वहां से क्यों नहीं गया? आप लोग क्यों सलाह नहीं दिया उनको? क्यों तब नहीं बोला? क्यों तब एक्सट्रीमिस्ट खत्म नहीं हुआ? वो बात मैं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मणिपुर का बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है, आप रजन बोला जी, आप मत बोलिए। आपने एक झूठ बात बोला है, आप मिसलीडेड दी हाउस, आप एक मिसलीडेड। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपने बोला है हम लोग का गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट। आप कितना झूठ बात बोल सकते हैं? आप सदन क्या मैं बोल रहा हूँ। आज MP रिपुन बोरा जी बोला शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को हम लोग कुछ नहीं दे रहा है। अभी मेरे को आंकड़ा मिला, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को 5,32,000 5,32,000 स्टूडेंट्स को अभी शेड्यूल कास्ट स्टाइपेंड मिल रहा है। और इस बार नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट को 69,311, मतलब 1,600 करोड़ रुपया, 1,600 करोड़ रुपया उसको दे रहा है। 2021-22 में 46,150। ऐसे आप लोग यहाँ पर ही अगर मिसलीड करते हैं तो जनसाधारण को क्या बोलेगा? आप एक मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, उसमें आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसे बोल दिया क्या शेड्यूल कास्ट के लिए हम लोग सब गलत किया? क्योंकि कितना शेड्यूल कास्ट मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग का भी शेड्यूल कास्ट मेंबर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। मैं आपको इसीलिए बोला, आप थोड़ा पहले आप बोल के गया सर। आज हम असम के हम लोग का मुख्यमंत्री जी, काबिल मुख्यमंत्री जी, और पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मिनिस्टर है आयुष मंत्री जी जाके आयुष का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, नॉर्थ ईस्ट को पूरा ऑर्गेनिक हब कर रहा है और आयुर्वेद आयुष के एक महत्वपूर्ण राजधानी बनाने के लिए उतला हुआ है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पर मंत्री है, वहां पर वो काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा सिचुएशन है, मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा शांति अभी आया है, मेरा सुने,
आयुष का वहां पर बात कर रहे हैं। जो लिवर लिंकिंग था, पहले नदी से जुड़ा हुआ था, गंगा से जाके बांग्लादेश होके ब्रह्मपुत्र के में आता था। अभी वो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शुरू किया है। अभी पहले था गडकरी जी, उसके बाद मनसुख भाई मंडविया, फिर सर्बानंद सोनोवाल जी इसको काम कर रहे हैं। ये गति दे रहा है। एक गति शक्ति जो प्रधानमंत्री ने दिया, ये सही में गति शक्ति एक भारत को वाइबल भारत बनाने के लिए व्यवस्था किया है। इसको आप लोग मानना चाहिए, माने या ना माने आपका बात है, लेकिन हम लोग तो मान रहे हैं, पूरा इंडिया मान रहे हैं। ये आपको मैं हम लोग चाहता था एक्सट्रीमिस्ट ना हो। अभी मेरा मुख्यमंत्री वहां पर बोल रहा है क्या पीएसओ मत लेके घूमो। ऐसा एक स्थिति आ गया असम में, जो ऐसा असम था, कब बम फटता था, कब किडनैप होता था। अभी अपील हुआ है, सबको आप लोग की पता है क्या, उसको मत पीएसओ मत लो। हम लोग थोड़ा बड़ा आदमी बोल के हम लोग छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ देगा कुछ दिन बाद। पीएसओ लगा हुआ है, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात करके उसको छोड़ेगा। ऐसा एक स्थिति आया है, जो स्थिति एक टाइम में था, कहां बम फटता था कहां। इसीलिए बार बार मैं दोहरा रहा हूं, किसका दोष है? आप लोग तो बड़ा लीडर है, किसका दोष है? क्यों जोड़ा नहीं था? क्यों काटा प्लेन बन गया था? और इसको लेकर पूरा इंडिया क्यों टेंशन में था? ये टेंशन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद